एक सवाल जो बार बार उठता है, आखिर भारत में ये एनर्जी क्राइसिस बार बार क्यों आ जाता है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और एक ऐसे जबरदस्त सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, भारत की हालत पर ना एक पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि हम तब जागते हैं जब संकट एकदम सिर पर आ जाता है। ऐसा लगता है मानो हम पानी में डूब रहे हैं और ठीक उसी वक्त सोच रहे हैं कि अरे यार, काश तैरना सीख लिया होता। और सच कहें तो यही हमारा तरीका बन गया है संकट से निपटने का, हमेशा बस एक कदम पीछे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये संकट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसका असर मतलब डोमिनो इफेक्ट कहाँ-कहाँ तक पहुंचता है। इसके बाद हम बायोगैस की छिपी हुई ताकत को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आत्मनिर्भर बनने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का ये गहराता हुआ एनर्जी क्राइसिस, और समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी आखिर है क्या। तो हुआ ये है कि एक जियोपॉलिटिकल लड़ाई की वजह से सब गड़बड़ हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है, वो ब्लॉक हो गया है और इसका सीधा नतीजा कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और कतर जैसे जो हमारे बड़े सप्लायर्स हैं, उन्होंने भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक दिया है। अब सवाल ये है कि इसका हम पर इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है। वजह है ये नंबर 85%। जी हाँ, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है और ये कोई नया आंकड़ा नहीं है, ये सालों से ऐसा ही है। और यही हमारी सबसे बड़ी दुखती रग है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दिक्कत ये भी है कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है, मतलब मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखा गया तेल का भंडार। अब जब वो है ही नहीं, तो जैसे ही कोई संकट आता है हम एकदम बेबस हो जाते हैं। हमें मजबूरन बाजार में जो भी तेल जिस भी कीमत पर मिल रहा हो वो खरीदना पड़ता है। मतलब पूरी तरह से एक लूज लूज सिचुएशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस निर्भरता का, इस डिपेंडेंसी का डोमिनो इफेक्ट क्या होता है। मतलब कैसे दुनिया में हुई एक घटना सीधा हमारे घरों तक असर डालती है। ये ना एक पूरी इकोनॉमिक चेन रिएक्शन की तरह है। इसे समझिए, कहीं लड़ाई हुई तो तेल के दाम बढ़े, तेल महंगा हुआ तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इससे क्या हुआ, रुपया कमजोर पड़ गया और आखिर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी देश के खर्चे और कमाई का जो फासला है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। एक के बाद एक सब जुड़ा हुआ है और इसका असर हर सेक्टर पर दिख रहा है। गुजरात का मोरबी सिरामिक्स क्लस्टर, सोचिए 75,000 करोड़ का एक्सपोर्ट वो गैस की कमी से ठप पड़ गया। टेक्सटाइल कंपनियों की हालत खराब है, उनके पास पुराने रेट पर ऑर्डर है लेकिन कच्चा माल अब दोगुना तिगुना महंगा हो गया है। किसानों की उपज से भरे जहाज बंदरगाहों पर खड़े खड़े सड़ रहे हैं और तो और जो भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं उनकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिससे हमारे देश में आने वाला विदेशी पैसा यानी रेमिटेंस वो भी रुक सकता है। और ये संकट सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये सीधा आम लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, एक सैंडविच वाला जो 50 रुपए का सैंडविच बेचता था, उसे एलपीजी महंगी होने की वजह से दाम 80 रुपए करना पड़ा। कई होटल्स तो अब बिल में बाकायदा एलपीजी सरचार्ज लिखकर जोड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। तो अब बात करते हैं एक ऐसे ही देसी, घरेलू और अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले सॉल्यूशन की, और वो है बायोगैस की छिपी हुई ताकत। तो ये बायोगैस आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो हमारे घरों के गीले कचरे, खेतों के बचे हुए अवशेष या फिर गोबर जैसी ऑर्गेनिक चीजों के सड़ने से बनती है। इससे मीथेन गैस पैदा होती है जिसे हम सीधे सीधे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी पॉइंट है। भारत में एलपीजी की कुल खपत कितनी है? करीब 31 मिलियन मीटर टन। और अब ये देखिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत के पास बायोगैस बनाने की क्षमता है 62 मिलियन मीटर टन, मतलब हमारी जरूरत से ठीक 2 गुनी। सोचकर देखिए, अगर हम इसका सिर्फ आधा भी बना लेना तो हमें बाहर से एलपीजी मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में हो रहा है। बैंगलोर में कई होटल हैं जो सालों से बायोगैस यूज कर रहे हैं, उन पर इस एलपीजी की कमी का कोई असर ही नहीं है। हैदराबाद में एक सब्जी मंडी है जो अपने ही कचरे से अपनी कैंटीन को पावर देती है। कोल्हापुर के गांव ने तो टॉयलेट्स को बायोगैस प्लांट से जोड़ दिया है, जिससे हर परिवार साल के 12,000 रुपए बचा रहा है। और पंजाब का लमरा कांगड़ी गांव, वो तो पिछले 10 साल से पूरी तरह एलपीजी फ्री है। कमाल है ना।
असल में यही तो है असली आत्मनिर्भरता। एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी बनाना जहां हम अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और किसी भी बाहरी ताकत पर निर्भर न रहें। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, आत्मनिर्भरता का रास्ता। सवाल यह है कि इस सोल्यूशन को बड़े स्केल पर लागू कैसे किया जाए। इसके लिए नेशनल और इंडिविजुअल लेवल पर क्या रोड मैप हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए एक 3 स्टेप का नेशनल प्लान सुझाया है। पहला स्टेप, डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप, मतलब हर शहर में लोकल प्लांट लगें जो शहर का कचरा मैनेज करें और पाइप से घरों तक गैस पहुंचाएं। दूसरा स्टेप, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी। इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो ताकि इसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरा स्टेप, ब्लेंडिंग, यानी बायोगैस को हमारे मौजूदा पाइप्ड नेचुरल गैस के नेटवर्क के साथ मिला दिया जाए। अब सरकार ने भी इस दिशा में कोशिश की थी। 2018 में सतत स्कीम लॉन्च हुई थी। टारगेट था कि 2023-24 तक 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगेंगे, लेकिन आज की तारीख तक सिर्फ 1332 प्लांट ही लग पाए हैं। दिक्कतें क्या हैं? बैंक आसानी से लोन नहीं दे रहे हैं और अप्रूवल प्रोसेस इतना लंबा है कि लोग हिम्मत हार जाते हैं। पर यहाँ एक उम्मीद की किरण भी दिख रही है। भले ही सरकारी काम धीमा हो, लेकिन अब रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस पोटेंशियल को समझ रही हैं। वो अब 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं 500 नए सीबीजी प्लांट बनाने के लिए। ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो एक नागरिक के तौर पर क्या किया जा सकता है? हम भी कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे नॉन गैस कुकिंग ऑप्शंस को ट्राई करके डिमांड कम कर सकते हैं। ऑफिस के काम के घंटे अलग अलग हों या वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट करके ट्रैफिक कम कर सकते हैं, जिससे फ्यूल बचेगा। और हाँ, अगर किसी के पास जगह हो तो वो अपना छोटा पर्सनल बायोगैस प्लांट लगाने के बारे में भी सोच सकता है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो फिर हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की चाबी क्यों दूसरे देशों के हाथ में दे देते हैं? क्या ये संकट आखिरकार वो संकट बनेगा जिसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे? फैसला अब हम सबको मिलकर करना है।